नमस्कार दोस्तों, कोरोना की इस शाम 24 मई की शाम को आपके लिए और आपके साथ में पढ़ने जा रही हूँ अनामिका जी की कुछ कविताएं। आज ही उनका लाइव भी हुआ है, लेकिन खैर उन मुद्दों को बाद में मैं भी कुछ स्त्री कविता पर कहूँगी तब कहूँगी। लेकिन सबसे पहली बात ये कि अनामिका जी हिंदी कविता की एक लेजेंडरी कवयित्री है। उन्होंने हिंदी कविता में स्त्री की आवाज़ की जो स्थापना की, जो मानक उन्होंने बनाया, उसके हम सब कायल हैं। अनामिका दी को मैं भी अपनी माँ के मार्फत सबसे पहले जानती हूँ। वह पहला परिचय है। उनकी माँ डॉक्टर आशा किशोर मेरी माँ की कभी बॉस हुआ करती थी, जब मेरी माँ ने शायद ज्वाइन किया था MDDM मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में, तो वो HOD थी और बाद में वो चली गई यूनिवर्सिटी में। ये मैंने सुना है, उनसे अब तक भेंट नहीं है, लेकिन ये बात है कि उनसे मिलूँगी और माँ की गुरु समान भी हुई वो तो खैर। और उनसे अनामिका दी से पहली मेरी भेंट तब हुई जब मैं 12वीं पास करके निकली थी और CBSE बोर्ड में मुझे हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे। ये साल 1993 की बात है। तो किन्हीं लोगों ने, किस संस्था के द्वारा, ये एग्जैक्टली याद नहीं, सर्टिफिकेट देखने पर याद आएगा। मुझे कोई भारत भाषा गौरव या राष्ट्रभाषा गौरव या ऐसा कोई सम्मान कुछ लोग मुझे दे रहे थे। एक मिनट ज़रा मैं बत्ती जला दूँ। और ये शाम के मात्र 4 बज रहे हैं। दो तरफ की खिड़कियाँ और 2 तरफ के दरवाज़े खुले हैं फिर भी। और इससे पहले इतनी धूप होती है कि शायद ये कर पाना मुश्किल होता है। खैर, और ये पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है ज़ोर से, नहीं तो मुझे इतनी घुटन होती है इस वक्त। खैर, और कितना सुंदर है ना इस तरह से आवाज़ में भी कहना कि हम अनामिका दी से पहली बार कब मिले। तो मैं 12वीं पास करके निकली थी और मुझे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे CBSE बोर्ड में, तो मुझे इनाम मिल रहा था और विद्या निवास मिश्र जी के हाथों। मुझे याद है कि वो पहली बार स्कूल से बाहर एक इतने चमचम मंच पे चढ़ने की अनुभूति, और मुझे उस वक्त की अनामिका दी की आवाज़ याद है। वो मंच संचालन कर रही थी। उस वक्त तक वो दिल्ली में एक बहुत चर्चित कवयित्री थी, तमाम इवेंट्स की जज हुआ करती थी। तो वो संचालन कर रही थी और उनके द्वारा पुकारा गया अपना नाम मुझे याद है। और उसके बाद जब मैं पुरस्कार लेकर उतरी, उसके बाद एक और लड़कियां थीं और संचालन के क्रम में उन्होंने कहा था कि पंखुरी से लेकर सुरभि तक, एक और किसी पुरस्कृत लड़की का नाम सुरभि रहा होगा। कई लोगों को पुरस्कार मिल रहा था किस्म किस्म की उपलब्धियों के लिए, हिंदी के क्षेत्र में, कुछ और कलाओं के क्षेत्र में। तो इस तरह से मेरा उनका पहला सामना हुआ, बहुत ही प्यारा और बहुत प्यार से, बहुत प्रोत्साहन भरा। खैर, तो कविताएं उनकी हम सबको प्रेरित करती रही हैं। फिर भी बहुत कुछ कहूँगी मैं उनकी कविताओं पर, मेरी बहुत इच्छा है कहने की, और हम सबसे ज़्यादा तो उनको अपनी कविताओं पर सुनना चाहते हैं। हर कोई उनको अपनी कविताओं पर सुनना चाहता है। मेरे नवीनतम चौथे कविता संग्रह की भूमिका भी उन्होंने लिखी है, उस सुबह की, और वो भी मैं पढ़वाऊँगी किसी दिन आपको। लेकिन बहरहाल, जो पहली कविता मैं पढ़ रही हूँ वो उनके संग्रह गलत पते की चिट्ठी से है। ये संग्रह 2004 में प्रकाशित हुआ और उस वक्त मैं अप्लाई कर रही थी, बल्कि मैंने दाखिला लगभग पा लिया था सनी बफलो में, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में MA के लिए। मैंने पहले PhD सोची थी, लेकिन फिर MA में, इसलिए क्योंकि उससे हिस्ट्री बैचलर्स के बाद मैंने पत्रकारिता में सिम्बायोसिस से 2 साल का डिप्लोमा किया था। तो बहरहाल, तो वो साल मेरे लिए कहाँ थी मैं। शुरू हो रही थी एक नई ज़िंदगी, और मैं फिर से अपनी इमिग्रेशन की कहानी नहीं सुनाऊंगी। मैं नहीं जानती कि ठीक अनामिका दी अपने राजकीय प्रवास में कब गई थी, वो भी कभी स्टेट्स गई थी, और क्या उनकी जो एक बहुत चर्चित कविता है, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास, बहुत खूबसूरत, उसकी मैं कल भी चर्चा करूंगी जब मैं स्त्री कविता पे बात करूंगी। तो क्या ये 2004 के आसपास की बात है या जो भी, इस तरह से कवि की कविताओं में ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन ये खुलेआम शोध है
है ना? ये बिल्कुल ये जानने की इच्छा है कि आपने ये वाली कविता कब लिखी और आपके दिमाग में उस वक़्त क्या कुछ चल रहा होगा। एक कवि की रचना प्रक्रिया के बारे में हम बहुत करीब से जानना चाहते हैं और अच्छा है, सबसे अच्छा है हम उनसे बात करने का हमें फिर से मौका मिले। बहरहाल उनकी कविता जिसका शीर्षक है तलाशी, संग्रह गलत पते की चिट्ठी, और इससे पहले कि मैं कविता पढ़ूं, अभी अभी योगिता यादव जी का कहानी संग्रह आया है ठीक इसी नाम से, गलत पते की चिट्ठी, ज्ञानपीठ से। और कविता जो भी हमारे शहर की कथाकार हैं, उनका भी उपन्यास आया था कुछ मिलते जुलते नाम से, इससे पहले मेरा पता कोई और है। और इस पर बहुत सी इस शीर्षक से भी और इस मंतव्य से बहुत सी बातें भी कही गई और नाम भी रखे गए। तलाशी। उन्होंने कहा हैंड्स अप, एक एक अंग फोड़ कर मेरा उन्होंने तलाशी ली। मेरी तलाशी में मिला क्या उन्हें? थोड़े से सपने मिले और चाँद मिला, सिगरेट की पन्नी भर, माचिस भर उम्मीद, एक अधूरी चिट्ठी जो वे डिकोड नहीं कर पाए, एक अधूरी चिट्ठी जो वे डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय मैंने लिखी थी एक अभेद्य लिपि में अपनी धरती को। हलो धरती, कहीं चलो धरती, कोल्हू का बैल बन गोल गोल घूमे हम कब तक। हलो धरती, कहीं चलो धरती, कोल्हू का बैल बने गोल गोल घूमे हम कब तक। आओ कहीं आज घूरते हैं तिरछा, आओ कहीं आज घूरते हैं तिरछा, एक अगिन बान बन इस ग्रह पथ से दूर, एक अगिन बान बन इस ग्रह पथ से दूर। उन्होंने चिट्ठी मरोड़ी और मुझे कोंच दिया काल कोठरी में, उन्होंने चिट्ठी मरोड़ी और मुझे कोंच दिया काल कोठरी में। अपनी कलम से मैं लगातार खोद रही हूँ तब से काल कोठरी में सुरंग। कान लगा कर सुनो धरती की छाती में क्या बज रहा है, कान लगा कर सुनो धरती की छाती में क्या बज रहा है। क्या कोई छुपा हुआ सोता है और उधर पार सुरंग के वहाँ दिख रही है कि नहीं दिखती एक पतली रोशनी, दिख रही है कि नहीं दिखती एक पतली रोशनी। और खुला खिला घास का मैदान, कैसी खुशनुमा कनकनी है, कैसी खुशनुमा कनकनी है। हो सकता है एक लोकगीत गुजरा हो कल रात इस राह से। नन्हे नन्हे पाँव उड़ते हुए से गए हैं ओस नहाई घास पर, फिलहाल बस एक परछाई ओस के होठों पर थरथराती सी बची है। पहला एहसास किसी सृष्टि का, देखो तो टप टप टपकता है कैसे। पहला एहसास किसी सृष्टि का, देखो तो टप टप टपकता है कैसे। अगली कविता जो है वो थोड़े भिन्न मूड की है, इसी संग्रह से, गलत पते की चिट्ठी, और उसकी नायिका कोई और है। उसका शीर्षक है मृत्यु। और कविता पढ़ने के बाद ही दो चार बातें कहूँगी। उसकी उम्र ही क्या है, मेरे ही सामने की उसकी पैदाइश है। पीछे लगी रहती है मेरे कि टूअर टापर वह मोहल्ले के रिश्ते से मेरी बहन है। चौके में रहती हूँ तो सामने मारकर आलथी पालथी आटे की लोई से चिड़िया बनाती है। आग की लपट जैसी उसकी जटाएं मुझसे झुलसती नहीं, आग की लपट जैसी उसकी जटाएं मुझसे सुलझती नहीं, लेकिन पेशानी पर उसकी इधर उधर बिखरी दिखती है कितनी सुंदर। एक बूंद चम चम पसीने की गुलियाती है धीरे धीरे पर, टप के इसके पहले झट पोंछ लेती है उसको वह, टप के इसके पहले झट पोंछ लेती है उसको वह। आस्तीन से अपने ढोल ढकर कुर्ते से, आस्तीन से अपने ढोल ढकर कुर्ते की आस्तीन से कम 25 बार इसी तरह हमको बचाने की कोशिश करती है हमारे टपकने से पहले।
इसी तरह हमको बचाने की कोशिश करती है। हमारे टपकने से पहले कभी कभी वह लगा देती है झाड़ू घरों में, जिनके कोई नहीं होता उन कातर वृद्धाओं की कर देती है जमकर खूब तेल मालिश। दिन दिन भर उनसे बतियाती है जो सो। जब किसी को ओठ गाल किए कुछ बोलते देखें गड्डमड, समझ ले वह खड़ी है वहीं या ऊग रही है वहीं खटिया के नीचे, छोटा सा पिल्ला गोद में लिए। बड़े रोब से घूमती है वह इस पूरे कायनात में, लोग अनदेखा कर देते हैं उसको, पर उससे क्या। वह तो है लोगों की परछाई और इस बात से किसको होगा भला इनकार। आप लांघ सकते हैं सातों समुंदर, बस अपनी परछाई नहीं लांघ सकते। आप लांघ सकते हैं सातों समुंदर, बस अपनी परछाई नहीं लांघ सकते। दोस्तों, मैं ये कहना चाहती थी कि ये एक सहायिका, एक डोमेस्टिक हेल्प के बारे में लिखी हुई कविता है, जो रिश्ते से बहन कह रही हैं जिनको वो कवयित्री, आदरवश और मनुष्यतावश मोहल्ले के उससे पैदाइश है। हो सकता है कि मोहल्ले की कोई बहन ही हो, लेकिन जो भी हो, उसकी जो स्थिति है कि वो घरों में झाड़ू लगा देती है या वृद्धाओं से तेल मालिश करके अपना कुछ गुज़र बसर कर लेती है। तो ये तो मतलब एक अपने आप में संपूर्ण और पूर्ण कविता है। इसकी व्याख्या बहुत कुछ की जा सकती है, लेकिन मनुष्यता के धरातल पर कोरोना काल में इसके और अर्थ खुलते हैं कि ऐसे लोगों का इस समय में क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिसाइजेशन हुआ अभी स्टेट्स में। बराक ओबामा के प्रेसिडेंट बनने से पहले भी स्लेवरी पे एक नया डिस्कोर्स आया और डोमेस्टिक हेल्प पे अमेरिका में रेसिज्म की व्याख्या लगातार होती रहती है। और जो अभी तो उसमें एक नया एंगल लतीनोज़ का जुड़ गया है और इलीगल इमिग्रेशन का, लेकिन ट्रेडिशनली वहाँ पे रेसिज्म का मतलब रहा है ब्लैक लोगों, इमेंसिपेटेड स्लेव्स का ट्रीटमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। और वही बहसें हैं लगभग जो हमारे यहाँ हैं। स्कूल कॉलेजेस में उनके साथ किया गया डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उनकी प्रगति नहीं है, वो एक जगह स्टैटिक हैं। इस बात का कैसे ज़्यादा ज़ोर के साथ समाधान निकले, ये एक बहुत सोचने वाला बात है, एक बहुत सोचने वाला विषय है भारतीय संदर्भ में ख़ास करके। खैर, बहुत सी बातें हैं इसमें, आरक्षण आएगा, इसमें बहुत सी बातें आएंगी, मिड डे मील से जुड़ी हुई बातें। अभी नीतीश कुमार ने पूछा था कि क्या तुम मिड डे मील खाने आते हो या पढ़ने आते हो, तो ये बहुत बड़ा डिस्कोर्स है। लेकिन बहरहाल कविता ये थी, उससे इतनी सारी बातें निकल के आई। अभी जो बिदेन जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ओबामा के, उन्होंने ब्लैक लोगों से माफ़ी मांगी ये कहते हुए कि इफ़ यू वोट फॉर ट्रम्प यू एंट ब्लैक इनफ, प्रॉबेबली ही मेंट। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि एक रेसिस्ट कमेंट था। तो ये रेस का मुद्दा, रंग का मुद्दा बहुत बड़ा है वहाँ पे। और हमारे यहाँ विकास और उसके साथ उलझा हुआ जाति का, लेकिन कितनी खूबसूरत इन समस्याओं से इतर, लेकिन इन सब समस्याओं से गुजरती हुई एक कविता आपने सुनी, जिसकी अंतिम दो पंक्तियाँ थी कि आप लांघ सकते हैं सातों समुंदर, बस अपनी परछाई नहीं लांघ सकते। तो ये थी उनकी ये दो कविताएं, और भी कविताएं मैं आपको सुनाती हूँ अनामिका जी की अगली बार। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा और कवयित्री को भी मेरा